नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। मैं हूं सार्थक एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं श्याम गुरुजी। नमस्कार सर। नमस्कार सार्थक। जी सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे। ईरान अमेरिका का युद्ध का असर बढ़ते जा रहा है। भारत में इस लड़ाई को लेकर चर्चा और चिंता बढ़ रहा है अब। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, आप बता सकते हैं? देखिए सार्थक, यह युद्ध अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसित हो गया है। रसिया इसमें साथ आ गया है ईरान के। वो रसिया के बहुत सारे विमान आ रहे हैं ईरान के पास, हथियार बहुत सारे आ रहे हैं। इनडायरेक्टली चाइना भी इसमें पूरा मदद कर रहा है ईरान को। और ईरान अब खुला चेतावनी दे दिया है कि हम एक एक खून का बदला खून ही लेंगे और यह युद्ध अब कंप्रोमाइज नहीं होगा, रुकेगा नहीं, साफ कह दिया है। आज कुवैत में, कतर में, सऊदी में, दुबई में बहुत सारे हमले किए हैं ईरान ने, पूरी तबाही मचा दी है। सऊदी अरब में, दुबई के अंदर, कतर के अंदर, इन सब जगहों पर तबाही मचने का मतलब है कि इन सब जगहों पर भारत के लोग बहुत काफी रहते हैं। उनको बचाने के लिए इस सरकार के पास में कोई भी हथकंडा नहीं है। उसकी चर्चा तक हमारे देश की सरकार के पास नहीं है कि आखिर उन लोगों को कैसे बचाया जाए, वहां जो भारतीय है उनको कैसे सुरक्षित लाया जाए, इसको लेकर के चिंता है। और दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि महंगाई बड़ी आसमान छूने वाली है। शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया है। आज शेयर मार्केट का हाल बहुत बुरा रहा, कल शेयर मार्केट का हाल बहुत बुरा रहा, इसके एक दिन पहले शेयर मार्केट का हाल बहुत बुरा रहा। जब शुक्रवार को शाम शेयर मार्केट बंद हुआ 5 बजे, 1700 अंक सेंसेक्स डाउन हो गया था। अब फिर सोमवार को खुला, मार्केट क्रैश हुआ। मंगलवार को मार्केट क्रैश है, पूरी तरह से मार्केट बर्बाद हो रहा है और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पैसे डूब रहे हैं इसमें। अब इस युद्ध का असर, महंगाई बहुत भारी मात्रा में बढ़ने वाली है। अगर पेट्रोल आपको 500 रुपए लीटर मिले तो आश्चर्यचकित की बात नहीं है। खाने के सामान जो है वह डबल रेट में मिले तो कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। इस सरकार से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आप। देश के हालात बहुत गंभीर हैं और सबसे बड़ा असर जो पड़ने वाला है इस युद्ध का कि रोजगार लोगों के जाने वाले हैं बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में रोजगार जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो संतुलन है बाहर देशों में जो होता है उसमें रुकावट आएगी। रुकावट होने का मतलब है कि जो सामान आयात हमारा देश कर रहा है, दूसरे देश भेजते हैं यहां पर माल बिकने के लिए, वह सामान बहुत कॉस्टली आएंगे। अगर बहुत ज्यादा शिप घूम के आया तो वह रेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों को जो भी वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब रहा नहीं भारत के अंदर, बहुत कम रहा, क्योंकि एमएसएमई कंपनियां बंद हो गई, लाखों करोड़ों लोगों के इसीलिए रोजगार गए। यही वजह है कि 67% हमारे देश के लोग बेरोजगार हैं आज के डेट में। यह नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बचे हुए हैं उनका जब सामान नहीं बिकेगा और उनको रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो वह अपने मजदूर जो वह काम कर रहे हैं उसकी कमी कटौती करेंगे, उनके प्रोडक्ट भी कम बिकेंगे क्योंकि उस प्रोडक्ट का रेट बहुत हाई हो जाएगा। तो ऐसे में छटनी होगी तो कंपनियों से लोग निकाले भी जाएंगे। अब सवाल यह है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी ने की थी और करोड़ों लोगों के रोजगार लगातार हर साल जा रहे हैं, किसी न किसी कारण से रोजगार जा रहे हैं। इस पर सरकार गंभीर नहीं है बिल्कुल भी और इस पर चर्चा तक नहीं करना चाहती। यहां तक कि हमारे देश की जो नेशनल मीडिया कही जाती है वह मीडिया इस पर पर्दा डालती है और इस पर भारत की जीत बताती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि इनकी कमियों को छिपाती है और इसे फायदा बताती है। वैसे ही जैसे 2000 के नोट में चिप बता रही थी और 2000 का नोट ही बंद हो गया। अब तो यह परिस्थितियां भारत के लिए आने वाले दिनों में, आप ज्यादा नहीं सार्थक, 15 दिन से लेकर के 30 दिन तक, 1 महीने के अंदर इस देश पर जो असर पड़ने वाला है, लोग खून के आंसू रोएंगे इस देश के अंदर। इसीलिए यह सरकार भी विपक्ष को तोड़ करके अपने आप को मजबूत कर रही है।
कि सरकार हिल ना पाए, लेकिन जनता में एक आक्रोश बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहा है और यह सब नरेंद्र मोदी के देन है इसी वजह से। और भारत पर कोई हमला हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं, क्योंकि ईरान ने साफ चेतावनी दी है। ईरान ने यह कहा है कि जो भी अमेरिका के साथ है हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, और हमारे देश की सरकार तो इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ है। तो इसमें हमारा देश फंस गया है, हमारे देश की सरकार के गलत नीतियों की वजह से हमारा देश फंसा है। अन्यथा ईरान और रसिया से तो हमारे देश के संबंध वर्षों से बहुत अच्छे थे। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, लाहौर ढाका तक कब्जा करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था इंदिरा गांधी ने, उस समय भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन अमेरिका की इंदिरा गांधी ने नहीं सुनी थी और रसिया से मदद मांगी थी। रसिया ने उस समय अपना पनडुब्बी भेजा था हमारे देश की मदद करने के लिए, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उसी समय संधु समझौता ये सब भी हुआ, सारे कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर पर भी उसने अपना दावेदारी छोड़ दिया, पीओके क्या पर उसने कब्जा कर लिया। तो यह सारी चीजें रही, एक हमारा देश हुआ था, और अब तो हमारे देश का पीएम ही कंप्रोमाइज लग रहा है हर जगह। जो हमारे दुश्मन थे उनके पास जा रहा है, जो हमारे दोस्त थे उस दोस्त को छोड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब बेरोजगारी का आलम देश में बहुत, इस युद्ध का असर महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 चीज बढ़ने वाली है। और हमारे देश का विदेशी खजाना जो है ना, जो खजाना है विदेशी, जो मुद्रा खजाना जो है, जो डॉलर हम बाहर से सामान लाते हैं तो डॉलर में लाना पड़ता है, वह मुद्रा हमारा खत्म हो रहा है और भारत को कर्ज चाहिए। इस युद्ध के वक्त कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, इसके लिए समस्या और आएगी। और बड़ी इसमें एक चीज बड़ी चिंता का विषय है कि इस युद्ध, अचानक यह युद्ध जिस तरह से आक्रामक हुआ है, उसका असर, डर इस बात का है कि हमारे देश पर अगर हमला ईरान ने कर दिया नरेंद्र मोदी के नाकामियों की वजह से, तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का होगा, जो भगवान न करे कि ऐसा हो। लेकिन ईरान के कहे अनुसार अगर बात करें तो हम उस आशंकाओं से भाग नहीं सकते और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और हमारी सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, इसके बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आम जनता को गुमराह करके यह सरकार धोखे में रख रही है और कहीं ना कहीं हमारा देश पूरी तरह से खोखला हो रहा है। जी सार्थक जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे। मोदी का चर्चा अब दुनिया में होने लगा है, सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रहा है, पूरा विपक्ष जंतर मंतर पर जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, क्यों? और सोनम वांगचुक के सामने मोदी झुकेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, सार्थक, मोदी की चर्चा संयुक्त राष्ट्र में इसलिए होने लगी क्योंकि चुनाव हमारे देश का कंप्रोमाइज हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने नोटिस जारी किया था भारत को, 60 दिन का वक्त दिया था, उसने जांच कराई थी, उसके पास रिपोर्ट था कि चुनाव में धांधली हो रही है, असंवैधानिक तरीके से सरकार चल रही है, देश की जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, उस रिपोर्ट में है। और उस रिपोर्ट में बंगाल चुनाव के नंदीग्राम का एक जिक्र है। नंदीग्राम में 25% आबादी मुस्लिम की है, उस 25% में 95% मुस्लिमों के वोट काट दिए गए। ऐसे ही करके 5.85 करोड़ देश में अभी तक एसआईआर के तहत लोगों का नाम काट दिया गया है। गुप्त रूप से चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो देश को नहीं पता था और उसको लागू कर दिया था कि जिसका नाम 2002 या 2003 जब भी इंसेटिव रिवीजन हुआ था, इसके पहले, उस वक्त जिसका नाम नहीं होगा उसके बेटे का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर है उसका नाम नहीं चढ़ेगा, सेकेंड टाइम वोटर है उसके नाम काट दिए जाएंगे। इस तरह का गजेशन निकाला। अब अलग अलग हथकंडे अपना रही है जिसके रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र में है। संयुक्त राष्ट्र में इसको लेकर के चेतावनी दी गई। 60 दिनों में जब इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक विश्व में कर दिया। पूरे विश्व के अंदर अखबारों में छपा, पूरे विश्व के अंदर हेडलाइन ब्रेकिंग खबरों में चला, लेकिन हमारे देश में कोई खबर नहीं चला, हमारे देश में ब्लैकआउट किया गया। यही वजह है कि आज टीवी चैनलों के 1 करोड़ लोग 24-25 में 1 करोड़ लोग क्या ना कि टीवी रिचार्ज करना बंद कर दिए
और 25-26 की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से 2 करोड़ लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है, यानी कि रिचार्ज करना बंद कर दिया है, मतलब टीवी देखना छोड़ दिया है। यानी कि टीवी देखने वालों की संख्या कम और सोशल और डिजिटल मीडिया के ऊपर लोगों का भरोसा कायम हो रहा है। लोगों को तुरंत खबरें मिल रही है, सारी खबरें, देश दुनिया की सारी खबरें तुरंत मिल रही है और ईमानदारी और सच्चाई के साथ मिल रही है। तो ऐसे में उसका वो हो रहा है। मार्केट भी सोशल और डिजिटल मीडिया का ज्यादा चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल पे ऐड चलाने वालों की संख्या ज्यादा है, टीवी पर ऐड चलाने वालों की कम है। और अब टीवी चैनलों पर प्रोग्राम बहुत सीमित हो गया है, 2-3 प्रोग्राम कर लेते हैं लोग बस, बाकी और कोई प्रोग्राम नहीं चलता है उसके ऊपर, क्योंकि उन लोगों को कोई अपने आंदोलन में भी ढुकने नहीं देता है। टीवी चैनल वालों को उन्हें गोदी मीडिया बोल करके उनको भगा देता है। पहली चीज, जैसा आपने कहा कि मोदी का चर्चा अब दुनिया में होने लगा, इसका जवाब यह है। लेकिन आपने दूसरा इसमें एक सवाल जोड़ दिया सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक का 18 दिन हो गया भूख हड़ताल का, उनका वजन 8.5 किलो घट गया है। पिछले कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था और उस प्रोग्राम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और क्या ना कि टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 के भारी भरकम दर्शकों ने उस पर देखा, कमेंट भी किया, सब कुछ किया। लेकिन इसमें सोनम वांगचुक 2 चीजों के लिए बैठे हुए हैं जंतर मंतर के ऊपर। पहला कि लद्दाख का मामला है, जिसके लिए बहुत काफी समय तक वह आंदोलित थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुना, उनके ऊपर यूपीए लगा करके उनको जेल में डाल दिया था, जो जोधपुर राजस्थान के जेल में बंद थे, बहुत मुश्किल से वह निकल करके बाहर आए। और दूसरा पेपर लीक को लेकर के, इन 2 मुद्दों पर वह बैठे हुए हैं। लद्दाख में कोई सुनता नहीं था, या जंतर मंतर पर सुनेंगे लोग, जंतर मंतर पर बैठे हुए। अब सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। मेरा यह मानना है, अभी तक जो राजनीति हम लोग समझते हैं और इस सरकार को जितना हम लोगों ने समझा है, कि सोनम वांगचुक के सामने यह सरकार झुकने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, पहला चीज। दूसरा, सोनम वांगचुक ने पूरे विपक्ष को एक साथ आने के लिए बोला है, उनके साथ। और आपने कहा अरविंद केजरीवाल हो, महुआ मोइत्रा टीएमसी के हो, बाकी संजय सिंह हो, बहुत से लोग, कितने नाम गिनाए, बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर गए। अब राहुल गांधी के नहीं जाने का एक कारण है। कारण यह है कि वहां सोनम वांगचुक रहते तो राहुल गांधी जा सकते थे। सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी, वहां पर एक, जिस पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी के रूप में वह बैठा हुआ है। राहुल गांधी उस पार्टी के पास कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि कांग्रेस उससे पहले कांग्रेस पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलित है। पूरे देश में यूथ कांग्रेस प्रतिदिन इसको लेकर के धरना प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में कर रहा है। कांग्रेस का छात्र संगठन है NSUI, छात्र संगठन कांग्रेस का है, वह लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग जिलों में जाकर के वहां प्रदर्शन रोज हो रहा है। पुलिस की लाठी चार्ज हो रही है, कांग्रेस वाले लाठी खा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, वह उसके भी सामना कर रहे हैं। उनके साथ तो कोई विपक्ष भी नहीं आया, वह मुद्दे पे हैं। यह मुद्दा राहुल गांधी का है, यह मुद्दा छीनने की कोशिश एक हुई है भावनात्मक तौर पर। इसलिए राहुल गांधी का जाना यहाँ पर नहीं। और वह इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, वह एकमात्र सांसद नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है देश का। प्राइम मिनिस्टर के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का ही नंबर होता है, तो सेकंड नंबर पर वही आता है। तो ऐसे में राहुल गांधी का जाना इतना सामान्य नहीं है। सुरक्षा की भी बात है, उनको जाने के पहले, कई दिन पहले सुरक्षा वहां पर घेरे हो जाते हैं, यह सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज सुनने में आज आई है, जो कि विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम हैं, वह जंतर मंतर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए आ रहे हैं और राहुल गांधी से आह्वान उन्होंने कहा है कि मेरे साथ आप भी चलिए। इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कांग्रेस की आई है। 17 तारीख को उत्तराखंड के देहरादून में राहुल गांधी का फिर वैसे ही सभा होने वाला है, जैसा राजस्थान के कोटा में हुआ था। उस वक्त भी हम लोग टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 ने लाइव दिखाया था कोटा से। इस बार भी देहरादून से लाइव हम लोग दिखाएंगे उस प्रोग्राम को देश की जनता के सामने। लेकिन समस्या वह नहीं, समस्या यह कि छात्रों का समाधान नहीं हो रहा है। फिर पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक होने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। आज सोनम वांगचुक ने एक बयान दिया। सोनम वांगचुक ने यह कहा है कि
पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही सब कुछ नहीं है, पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, यानी कि पूरी सरकार बदलनी पड़ेगी। सरकार के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सबको बदलना पड़ेगा। सब एक साथ बिक गए। एक इससे भी बड़ी बात आपको बता रहा हूं सार्थक, और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो यशवंत सिन्हा, जो वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री भी रहे, पूर्व IAS अफसर से, आज उन्होंने एक दिए इंटरव्यू में यह कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश की जनता को अब सामने आना चाहिए। जितने यह आपराधिक किस्म के लोग हैं सब एकजुट हो गए हैं, जितने आपराधिक किस्म के लोग हैं सब एकजुट हो गए हैं। इनकी सामना करने के लिए पूरे देश को एक साथ आने पड़ेगा। इनके अंदर किसी का सम्मान नहीं है, कोई रहम नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ लूट खसोट वाले लोग हैं, और इन लोगों पर अब लगाम नहीं लगाया गया तो आगे देश गुलाम हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती इस देश के लिए है, क्योंकि आप देखिए, बेरोजगारी और अच्छे दिन के वादे करके यह लोग, आने वाले लोग, इस देश को बेरोजगार बना रहे हैं। और 5 किलो फ्री अनाज वह भी बंद हो रहा है, वह भी देने के लिए इस सरकार के पैसे नहीं है, और इस देश को लगातार कर्ज में डुबोया जा रहा है। 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस देश के ऊपर हो चुका है, और भी कर्ज लेने की चाहत है लेकिन कर्ज मिल नहीं रहा है। ऐसे में आने वाली जो सरकार होगी, इनके जाने के बाद वह कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाएगी, वह देश के लिए क्या करेंगे। तो इन लोगों ने पूरी तरह से वो कर दिया। लेकिन दूसरा, आपने कहा कि सोनम वांगचुक के सामने क्या यह सरकार झुकेगी। आपको मैं बताऊं सार्थक की, किसान आंदोलन 13 महीने चला था, किसानों के सामने 13 महीने तक झुकी नहीं थी सरकार। 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। तब जाकर के यह सरकार, जब और भी हुआ आंदोलन बढ़ा, 13 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था 2022 का, तब उत्तराखंड का, पंजाब का, गोवा का, मणिपुर का, इस सब का चुनाव था, तब जाके यह सरकार झुकी थी कि चुनाव में कहीं उसका प्रभाव न पड़ जाए। तो इस सरकार ने तब झुका तो 3 कृषि कानून वापस लिया, और तभी भी C2+50 स्वामीनाथन आयोग की कमेटी द्वारा सुझाया गया, वह MSP किसानों को नहीं दिया। इस वक्त A2+FL देती है, C2+50 देने से किसानों को फायदा होगा। और बहुत दिलचस्प है कि C2+50 स्वामीनाथन की कमेटी जो मनमोहन सरकार ने बनाई थी, उसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही थे जब गुजरात के यह CM थे। यह मनमोहन सिंह को लिखते थे कि C2+50 किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन खुद आने के बाद इन्होंने नहीं दिया। तो यह एक वो है, और मुझे लगता नहीं कि मोदी झुकने वाले हैं। अब सोनम वांगचुक से हर कोई अपील कर रहा है, हम लोग भी अपील करेंगे अपने चैनल की तरफ से कि उन्हें अब यह अनशन तोड़ देना चाहिए। उनका जीवन इस देश के लिए बहुत जरूरी है, और इस देश के इस सरकार से लड़ने के लिए जीवित रहना लोगों का बहुत जरूरी है। और सोनम वांगचुक लोग जैसे तो हमारे देश के एक आन बान और शान है। तो ऐसे में सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। विश्व में कई सारे मेडल्स इनको मिले हुए हैं। 3 इडियट फिल्म इन्हीं के नाम पर बनी थी, इन्हीं के जीवन से आधारित थी, सार्थक में बताऊं तो ऐसे में लेकिन यह सरकार डरी हुई तो है। सरकार के अंदर जो 240 सांसद है, आपस में 240 में टकराव है, 136 इनके समर्थन में नहीं है, इस तरह की बात कही जा रही है। पीएमओ के अंदर लगातार हड़कंप मचा हुआ है, पीएमओ के अंदर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। सरकार अफरा तफरी में है, सरकार कब गिरेगी, कब, जो बगावत जिस तरह से चल रहा है, सरकार असमंजस वाली परिस्थिति में, एनडीए गठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार अपने झुक नहीं रही है किसी के सामने। इसे यह कह सकते हैं कि रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गया। आम जनता खून के आंसू रो रही है, चाहे रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के, और यह सरकार जो है अपनी तानाशाहियों में मगरूर है। अब इसी सरकार के लोग, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान आदि आदि जितने हैं, अब यही अपने ही में टकराव। सबसे बड़ी चीज, मोदी और शाह में टकराव हो गया। मोदी और शाह में अब नहीं बन रही है, उन दोनों में टकराव हुआ, एक दूसरे को पैर खींचने में लगे हुए हैं ये लोग। तो यह सरकार कैसे जाएगी? भाजपा ही भाजपा को गिराएगी, सरकार गिराएगी, किसी और में ताकत नहीं है।
यह लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ करके यह लोग क्या नाम है कि जाएंगे सत्ता से, और बाकी दूसरा कोई रास्ता मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन पीएम मोदी के अंदर डर तो है कि अगर सत्ता चली गई तो जेल के दरवाजे इनके लिए खुल जाएंगे, और कई सारे जेल के दरवाजे खुलेंगे देश से लेके विदेश तक, क्योंकि इन लोगों के कर्म अब खुल करके, आपने कहा ना कि मोदी की चर्चा अब दुनिया में होने लगी है, तो मोदी की चर्चा दुनिया में हो रही है इस वक्त। और जिस दिन पीएम की कुर्सी से गए उस दिन इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है देश से लेके विदेश तक। दूसरा चीज, नरेंद्र मोदी के ऊपर बैंड लग गया था, इनको वीजा नहीं कोई देश दे रहा था, वह तो वीजा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं, पीएम के नाम पर मिल रहा है। जिस दिन पीएम की कुर्सी गई उस दिन इनके ऊपर फिर बैंड लागू हो जाएगा। तो यह सारी चीजें हैं, झुकने का सवाल नहीं होता, यह अकड़ वाले लोग हैं और अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में बैठे असम दंड लगा रहे हैं। जी सर तक। जी, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, मोदी सरकार चाहती क्या है? ना बीजेपी नेता की सुनती है, ना ही विपक्ष का, ना ही एनडीए के सहयोगी दलों का, अपने ही नेता गडकरी जैसे लोगों को निपटाना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा सरकार किसके लिए बनी है? आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए सर तक, अभी मैंने आपको कहा कि यह स्वार्थ की सरकार है। मैंने आज यशवंत सिन्हा के उस इंटरव्यू को कम से कम 4 बार मैंने उस इंटरव्यू को सुना। नीलू व्यास को उन्होंने इंटरव्यू दिया, नीलू व्यास को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह उन लोगों की सरकार है कि जो लूट खसूट वाले, नफरत वाले लोगों को, एक आतंक प्रवृत्ति की, चोर प्रवृत्ति की, और यह सब इकट्ठे हो गए। यह मेरे शब्द नहीं है साथ, यह यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के वित्त मंत्री का यह बयान है। यह बयान छोटा और हल्का नहीं हो सकता। इतने लोग, उनके ऊपर किसी ने कभी उंगली नहीं उठाया। हम लोगों ने उनके कार्यकाल को बहुत अच्छा से देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को, उस कार्यकाल को। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि पैसे देकर सांसद को खरीद कर और सरकार बचाना पड़े, इससे अच्छा मैं इस्तीफा देकर विपक्ष में बैठना मंजूर है मुझे, और सरकार गिर गई। एक वह सरकारें थी और एक आज की सरकार है कि पूरे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। 50 करोड़, 35 करोड़ एक एक सांसद को, विधायक को दिया जा रहा है। कहां से आ रहे हैं यह पैसे? कौन दे रहा है यह पैसे? यह फंडिंग कौन कर रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। आपने कहा कि मोदी सरकार चाहती क्या है? मोदी सरकार छत्रप राज चाहती है कि जो मोदी अगर कहे, गाय को कहे भैंस है तो लोग भैंस बोले, मोदी कहे कि हम भगवान है तो लोग उनको भगवान समझिए। मोदी यह चाहते हैं। मोदी यह नहीं चाहते कि उनसे कोई सवाल खड़ा करे, उनसे कोई सवाल पूछे, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा सके, बिल्कुल नहीं चाहते। मोदी यह चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि ना बीजेपी नेता की सुनते हैं ना ही विपक्ष की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कुछ समझते ही नहीं है। इस समय 240 सांसदों में 136 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से, जेल जाने के डर से आए हुए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वह 104 सांसद इनके साथ हैं और 136 सांसदों ने साथ छोड़ दिया है इनका, इनसे इत्तेफाक नहीं रखते हुआ। अब 136 सांसद जिस सरकार से अलग हो जाएंगे, उनके विचार अलग हो जाएंगे, तो वह सरकार कैसे चलेगी? वह सरकार बड़े संकट में पड़ जाती है। इस बात को लेकर के पीएमओ में हड़कंप सी परिस्थिति है, लगातार हड़कंप सा मचा हुआ है, लेकिन उसका समाधान इनको नहीं निकल रहा है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में टकराव हो गया। ऐसे में 136 सांसद जो ओरिजिनल भाजपाई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए मेहनत किया, वह इनसे अलग विचार रखते हैं, अलग तरीके से हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं इनके साथ है, जो इन्होंने दूसरे दलों से लाया है। दूसरा चीज, विपक्ष। विपक्ष, मोदी को विपक्ष नहीं चाहिए। मोदी विपक्ष मुक्त सरकार चलाना चाहते हैं। विपक्ष रहेगा तो सरकार से सवाल पूछेगा पार्लियामेंट के अंदर, और मोदी को सवाल पूछने वाला पसंद नहीं है,
तो विपक्ष को लगातार खत्म कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को। कांग्रेस मुक्त करने आए थे, नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त सरकार बनाऊंगा। कांग्रेस को मुक्त नहीं कर पाए। कांग्रेस को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी के 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। कांग्रेस को इतनी आसानी से नहीं खत्म कर सकते। कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र और संविधान दिया है, इस देश को आजादी दिलाई है कांग्रेस ने। इन लोगों के जैसे गुलाम नहीं रहे लोग, जेलों में जाने से नहीं डरते थे, वह कांग्रेस है। कांग्रेस को खत्म करना आरएसएस और मोदी के बस का नहीं है। 100 सालों से आरएसएस ने खत्म नहीं कर पाया कांग्रेस को, अब क्या खाक करेंगे? अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के बस का तो बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ा कमजोर कर सकते हैं, उनके नेताओं को लालच देके, डरा करके, धमका करके खरीद सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। जितना खत्म करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो ऊपर आएगा। आज परिस्थितियां जो बनी है देश के अंदर, बेरोजगारी, लोगों को अपनी नागरिकता, 100 करोड़ लोग दिन रात दौड़ रहे हैं। कोई दौड़ रहा है कि हमारी नागरिकता बच जाए, कोई दौड़ रहा है कि हमारे बेटे का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाए, कोई बोल रहा है कि हमारा पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाए, कोई कह रहा है कि हमारा तो राशन कार्ड ही बंद हो गया, कोई कह रहा है कि केवाईसी करना है, कोई कह रहा है कि अब तो हमारा वोटर कार्ड में नाम नहीं चढ़ा, हमारा बैंक में हमारे पैसे फ्रीज हो गए, अब कैसे हम नागरिकता साबित करें। यह बहुत सारी समस्याएं आ गई। 100 करोड़ लोग रात दिन 24 घंटा दौड़ रहे हैं इस सरकार। तो विपक्ष को कमजोर करने के लिए इन्होंने पैसे से खरीदा। लेकिन इंडिया गठबंधन जो 240 सांसद चुन करके आए थे, वह 240 में 26 टूट गए। 22 डीएमके के वह शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार थी, लेकिन जनता का रुख देकर के फिर वह इधर ही आ रही है। रहेगा या नहीं रहेगा बात की बात है, लेकिन कांग्रेस इनके लिए चुनौती है। राहुल गांधी के हाथ में नरेंद्र मोदी की दुखती नस पकड़ आ गई है और वह बार बार दबा रहे हैं और सरकार की कमजोरियां आ रही हैं। लेकिन आपने एनडीए के सहयोगी दलों का बात कर दिया कि एनडीए के सहयोगी दल नहीं। जो खबर है कि चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद आंध्र प्रदेश से आते हैं, मोदी सरकार को समर्थन दिए हैं। टीएमसी टूटने के पहले सबसे बड़े सहयोगी दल के रूप में थे। चंद्रबाबू नायडू 2.5 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार से ले जाने में भी सफल रहे, लेकिन उन्हीं के पार्टी को तोड़ने की कोशिश, नीतीश कुमार को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी में इस वक्त घमासान चल रहा है। हम लोगों के टीवी इंडिया न्यूज 24 के ब्यूरो चीफ जो बिहार के शिवाजी वर्मा के कहे अनुसार जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2-3 टुकड़े होने वाली है आने वाले दिनों में। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बयान दिया है कि मैं 1 मिनट में पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। क्या नाम कि नीतीश कुमार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। कह रहे बीमार हो गए। अचानक कैसे बीमार हो गए? बीमार हो गए तो डॉक्टर की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? अपने ही नेता अपने से नहीं मिल पा रहे। इन सभी चीजों को देख करके सरकार बैकफुट पे। नीतीश कुमार इस बात से नाराज थे कि उनको डिप्टी पीएम बनाया जाए और मोदी ने इंकार कर दिया और सीएम की कुर्सी से हटा दिए गए हैं। कब उनकी पार्टी टूट जाएगी या पार्टी बच गई तो कब समर्थन वापस ले लेंगे कोई नहीं जानता। यानी कि नीतीश और नायडू की जोड़ी कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार के लिए संकट बन जाए। 3 बिल जो लाने वाली थी यह सरकार, डिलिमिटेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन और चाहे मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने वाला, उस बिल से पीछे फिलहाल हट गई है। इस बार पार्लियामेंट के अंदर वह बिल नहीं आने वाला है क्योंकि इनके पास 362 सांसदों का बहुमत नहीं जुटा पाए हैं, बल्कि 136 सांसद इनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के 30 सांसद ऐसे में हो जाते हैं 166। अब देखते हैं सरकार बचती है या जाती है और जनता का रूप क्या होता है। जी सर। जी सर, इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।